चलिए सेल के बारे में हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए सेल का सेल का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, जो कॉर्क सेल में देखा था, जो नॉन लिविंग सेल में देखा था। ठीक है, तो सेल का डिस्कवरी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, जो नॉन लिविंग सेल में किया था। उसके बाद देखते हैं सेल का जो स्टडी करता है, कोशिका का जो अध्ययन करता है, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कोशिका के अध्ययन के बाद सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, उसके बाद सभी सजीव प्राणी जितने भी होते हैं वह कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यानी पेड़ पौधे हो जाए या फिर जीव जंतु, सभी सजीव प्राणी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और जब कोशिका का खोज हो रहा था, उस समय माइक्रोस्कोप उतना तकनीक 1800 ईस्वी में 1600 ईस्वी में डेवलप नहीं हो पाया था, जिसके कारण कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं किया गया। सिर्फ ये देखा गया कोशिका का आकार गोल होता है, जो एक पतली झिल्ली से घिरी होती है, जिसके भीतर जो द्रव पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, उसे कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और कोशिका जो होते हैं वह सभी जीवों का एक आधार होता है, जिसके माध्यम से जीवों का संरचना होता है या उसका क्रियाशील, सभी अंग का अपना अपना क्रिया होते हैं यानी कार्य होते हैं, अतः क्रियाशील भी होते हैं। इसीलिए कोशिका को जीवों का या सजीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा गया है। तो कोशिका को सजीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब यहाँ पे आता है संरचनात्मक क्यों कहा जाता है। तो जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, सबके जितने भी अंग होते हैं, लीवर, किडनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख्य गुहा, ये सभी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बट सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है, अलग अलग कार्य होता है। अतः कोशिका को संरचनात्मक के साथ साथ क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी पर, कोशिका सिद्धांत पर। ठीक है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत को किसने दिया। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडन और स्वर्ण ने दिया था। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत पर। देखिए आपके सामने सेल थ्योरी का पीडीएफ है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत को दिया था सबसे पहले स्लाइडन और स्वर्ण ने। स्लाइडन एक जर्मन बोटेनिस्ट था, जिसने 1838 ईस्वी में इस बात को प्रस्तावित किया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब सभी पेड़ पौधे पादप कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जबकि स्वर्ण जो था वह जर्मन जूलॉजिस्ट था, यानी जूलॉजी का अध्ययन किया हुआ था, जंतु विज्ञान का ज्ञाता था। अतः उसने 1839 में उसने कहा कि जितने सजीव प्राणी होते हैं, सभी सजीव प्राणी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी दोनों आपस में मिलकर एक सिद्धांत दिया, जिसको कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों मिलके एक ही बात बोले, सभी सजीव प्राणी, सभी सजीव प्राणी मतलब पादप तथा जंतु कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसी को कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना गया। बाद में 1855 में एक नया वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चाव नाम का कोई वैज्ञानिक आया। इसने कोशिका सिद्धांत में 4 चांद लगा दिया, मतलब इस सिद्धांत को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, और इसने अपना कुछ नया बात इसमें जोड़ दिया। तो नया बात क्या जोड़ा? इसने कहा नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका से होती है। यानी नया सेल कोई भी बनेगा वह पूर्व स्थित कोशिका से होगा। पहले जो कोशिका है वही विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है। यानी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
नई कोशिका का जो उत्पत्ति होगा वह पूर्व स्थित कोशिका से होगा। एक नया बात यह कोशिका सिद्धांत में ऐड हो गया, और इस बात को किसने ऐड किया? रुडल्फ विर्चाव ने। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत को किसने दिया? रॉबर्ट विर्चाव ने। कितना ईस्वी में? 1855 में। और नॉर्मली अगर पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया, तो आप बताइएगा स्लाइडन और स्वर्ण। समझ में आ गया? अब देखिए, कोशिका जो होती है वह दो चीज से मिलकर बनी होती है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक। देखते हैं, कोशिका को कितने भाग में बांट दिए थे? दो भाग में। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। दोज टाइप्स ऑफ सेल इन विच न्यूक्लियस आर अब्सेंट, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जितना बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, पीपीएलओ भी हो सकता है, ठीक है, आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, यानी रक्त का एक कोशिका है जिसको कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, एक्सेप्ट टू ऑर्गेनिज्म, दो जीवों को छोड़कर। ऊंट और लामा, ये दो ऐसे जीव होते हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और इसके अलावा कोई भी जीव है उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अतः हम कह सकते हैं आरबीसी भी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक क्या होता है? वैसे सजीव प्राणी जिसके भीतर केंद्रक उपस्थित रहते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस होते हैं, यानी जिसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। जैसे ऑल प्लांट्स, जितने पादप हो गए, जीव जंतु, हम लोग किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक में आते हैं। तो आप लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में कंसेप्ट समझ में आ गया, यानी सेल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बैक्टीरिया, आरबीसी, पीपीएलओ, और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, मनुष्य, हम लोग। अब देखिए, इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ फैक्ट के बारे में। फैक्ट का मतलब होता है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। सबसे छोटी कोशिका, अब बताइएगा सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल पर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, स्मॉलेस्ट सेल किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा, यानी सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, जो एक प्रकार का पीपीएलओ है। पीपीएलओ, पीपीएलओ का मतलब होता है, इसका पूरा नाम प्लूरो न्यूमोनिया। न्यूमोनिया पी से शुरू होता है, पी साइलेंट रहता है। लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का पूरा नाम होता है, ठीक है। सबसे बड़ा कोशिका पूछा जाए तो, यानी लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका बताइएगा? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। अब देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? लॉन्गेस्ट सेल तंत्रिका कोशिका।
न्यूरॉन सेल, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं या नर्व सेल भी कह सकते हैं। समझ में आया? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जो पीपीएलओ भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा यानी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चलिए अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। देखिए प्रोकैरियोटिक के बारे में हम बताए हुए हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कहा जाता है। देखिए प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित रहता है। यहां आ गया दोनों में डिफरेंस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस आ गया। प्रोकैरियोटिक यानी बताए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? यहां देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। क्या है? इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित रहता है। पहला डिफरेंस। दूसरा, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, चाहे वो कोई हो, कोशिका भित्ति होगा ही, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति नहीं होती है या पाई भी जा सकती है। दोनों केस हो सकता है। तो यहाँ क्या है? इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं, यानी सेल वॉल में बी प्रेजेंट और मे नोट बी प्रेजेंट। समझ में आया? अब देखिए प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मिड पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार का डीएनए होता है जिसको वृत्ताकार डीएनए कहते हैं, सर्कुलर डीएनए कहते हैं। उसमें डायरेक्ट सर्कुलर डीएनए पाया था, उसी सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। तो वह किसमें पाया गया? प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक नहीं रहेगा उसी में। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है, तो उसके जगह पे क्या होगा? प्लाज्मिड पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। अगला देखिए, प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम पाए जाते हैं। मीसोसोम रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, श्वसन अंग होता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उसके भीतर रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी सांस लेने के लिए मीसोसोम पाई जाती है, परंतु यूकैरियोटिक जीवों के भीतर मीसोसोम नहीं पाए जाते। यहां लिखा है मीसोसोम अनुपस्थित होते। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाए जाते 70S प्रकार का। एस क्या है? एस एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, उस वैज्ञानिक का नाम था स्वेडबर्गस। उसी ने बताया था कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S टाइप के और एक 80S टाइप के। प्रोकैरियोटिक जीव में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। एस का मतलब यहाँ पर स्वेडबर्गस यूनिट होता है। स्वेडबर्गस वैज्ञानिक था जिसने ऐसा बात बताया था, इसीलिए उसी के सिंबल से दर्शाया जाता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में मुकुलन द्वारा कोशिका विभाजित होती है, यूकैरियोटिक में समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका विभाजित होती है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। देखिए नया टॉपिक है, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
organisms on the basis of cell, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया। पीछे यहां ध्यान दीजिएगा, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया। तो जिस जीव के भीतर जितनी कोशिका पाई जाती है उस आधार पर उसको विभाजित किया गया। तो कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक को कहते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और बहुकोशिकीय जीव को कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए नाम से स्पष्ट है, एक कोशिकीय जीव क्या होगा? वैसे जीव या सजीव प्राणी जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। Those organisms which are composed of only one cell are known as unicellular organism। वैसे सजीव प्राणी या जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जबकि वैसे सजीव प्राणी या जीव जो कई सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यानी बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं, अतः उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। यानी कोशिका की संख्या के आधार पर, यानी कोशिका के आधार पर जीवों को दो भाग में वर्गीकृत किया गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। यानी एक कोशिकीय जीव जीव किसने कोशिका से मिलकर बने होते हैं? जीव प्रायः एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल बताइएगा। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, क्या इतिसी। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, ये सभी एक कोशिकीय जीव है, यानी एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव जीव प्रायः बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल बताइए। पादप, मनुष्य, पक्षी, इटीसी, ये सभी बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया यहां तक? कोई किसी को प्रॉब्लम? एक कोशिकीय जीव कितने कोशिका से मिलकर बने होते हैं? बहुकोशिकीय जीव। एग्जाम्पल भी लिख दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से प्रायः कौन से जीव एक कोशिकीय है? इस तीनों में से जो ऑप्शन आपको नजर आए तो वो टिक मार दीजिएगा, या बहुकोशिकीय पूछे जाए तो बहुकोशिकीय का लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इसके बाद आपको पढ़ना है प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब देखिए प्लांट सेल के बारे में भी पढ़े होंगे 10th में, और एनिमल सेल के बारे में। अब देखते हैं प्लांट सेल का और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो अब टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल
एंड एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, अब देखिए, आप लोग पढ़े भी होंगे 10th में। हम एक साइड लिख देते हैं प्लांट सेल, एक साइड लिख देते हैं प्लांट सेल, और एक साइड लिख देते हैं एनिमल सेल, और बीच में एक सुंदर सा लाइन खींच देते हैं। खींच दिए। अब आप लोग बताइएगा इस दोनों में डिफरेंस। देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। प्लांट सेल जो भी होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पहला डिफरेंस क्या हो गया? कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। पादप कोशिका के भीतर लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड। लवक का मतलब इसके भीतर कई सारे उसके अंदर वर्णक होते हैं, जिसको हरित वर्णक कहते हैं, और जो पादपों के रंगीन भाग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लवक। कोई बात नहीं, अभी लाइट आ जाएगा, वैसे फिर भी फेस दिख रहा है। छोड़ो, कोई बात नहीं, बोर्ड अच्छा से दिखता होगा। देखिए, पादप कोशिका में इसमें लवक पाया जाता है। पीछे से भगचुनरा सब कह रहा है टॉर्च मार दे। इसमें लवक, इसमें लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा अंतर। पादप कोशिका में जो रसधानी होते हैं उसका आकार बड़ा होता है, जो कोशिका के 90% भागों तक फैले होते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में रसधानी का आकार छोटा होता है। तो इसमें रसधानी, राजधानी ने लिखना रे, का आकार बड़ा होता है। इसमें रसधानी का आकार छोटा होता है। ठीक है, और डिफरेंस देखते हैं। देखिए, राजधानी कंप्लीट। अब देखिए, पादप कोशिका में इस सब के अलावे भी कई सारे डिफरेंस आप लोग पढ़े होंगे, तो हम और डिफरेंस आप लोग के बीच रख रहे हैं। कोशिका भित्ति हो गया, राजधानी का आकार बड़ा होता है, और इसमें राजधानी का आकार छोटा होता है। छोटा बड़ा क्या हो रहा है?
चलिए नेक्स्ट बताइएगा डिफरेंस, आप लोग अगर जानते होंगे तो बता सकते हैं। अब देखिए पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देखो उतना आपने बोला केंद्रक दोनों में होता है, परिधीय भाग कोई भाग नहीं, वो मायने नहीं रखता है। अब देखिए पादप जो होते हैं यह स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन जीव जंतु प्रायः अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, अर्थात यह परपोषी होते हैं। यह परपोषी होते हैं। ठीक है, फिर से देख रहे हैं कोशिका भित्ति और कोशिका, सॉरी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पहला क्या बताए थे, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, दूसरा बताए थे इसमें लवक पाया जाता है और इसमें लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में राजधानी का आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में राजधानी का आकार छोटा होता है। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोई प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते हैं। यह सदैव स्वपोषी होते हैं, यानी यह परपोषी होते हैं। ठीक है, इसमें भोजन का परिवहन संवहनी ऊतक द्वारा होता है, जाइलम फ्लोएम द्वारा। इसमें जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। और भी कई सारे डिफरेंस हो सकते हैं। यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं